तो इस मूवी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एलेक्स ने अपने क्लोन को एंशिएंट वर्ल्ड में भेज दिया था ताकि वो गॉडेस ल्यू की मदद करके डीमंस के पास जो एंशिएंट आर्टिफैक्ट है उसे तबाह कर दे। जहां एलेक्स इसी दौरान अपने उन दोस्तों से भी मिला था जिन्हें वो काफी एपिसोड पहले एक इल्यूजन में मिला था। अब आगे तो मूवी के इस पार्ट की शुरुआत में हम काउंसिल हॉल को देखते हैं जहां एक एल्डर बता रहा था कि हेवनली एबिस धीरे धीरे बहुत वीक होता जा रहा है, इसलिए हमें डार्क मैटर के सोर्स को जल्दी खत्म करना होगा। तभी वो एलेक्स से बोलता है कि फेलो कल्टीवेटर, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास ओरिजिन आर्टिफैक्ट को सप्रेस करने का कोई रास्ता है। इस पे एलेक्स एक फॉर्मेशन बनाते हुए कहता है कि इस फॉर्मेशन का 8 फोल्ड प्योरिफिकेशन डायग्राम है। जैसी ये फॉर्मेशन बनी है इसके अंदर वाली चीज़ पर बाहर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता और इसकी मदद से हम ओरिजिन आर्टिफैक्ट को रिफाइन कर सकते हैं। अब ये सुन के वो एल्डर कहता है कि मैंने इस फॉर्मेशन के बारे में पहले भी सुना है। कुछ लोग इसे डार्क मैटर के छोटे से अमाउंट को रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन ओरिजिन आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए तुम्हारे लिए ये फॉर्मेशन बनाए रखना मुश्किल होगा। इस पे एलेक्स उस फॉर्मेशन को बड़ा करते हुए कहता है कि मैंने कई सारे दाव फ्रूट्स अपनी बॉडी में मर्ज कर रखे हैं, जिसकी मदद से मैं इस फॉर्मेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाया और अब हम एक साथ इस फॉर्मेशन को चला सकते हैं। इसके लिए मुझे बस 8 और इमोर्टल किंग्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी लिमिटेड है। ये सुन के ड्रैगन क्लैन का एल्डर बोलता है कि लड़के, तुम्हारे ऊपर गॉडेस ल्यू ने भरोसा करा है, इसलिए मैं भी तुम्हारी बात सुन रहा था, लेकिन क्या ये सच में प्रैक्टिकल है या बस थ्योरी है। तभी ट्रू फीनिक्स क्लैन का बंदा कहता है कि हमारे पास 11 इमोर्टल किंग्स है जिसका इस्तेमाल करके मुश्किल से हम डीमन से बच पा रहे हैं, और अगर हम अपने 8 इमोर्टल किंग्स को इस फॉर्मेशन के काम में लगा दे तो उस एंशिएंट आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने से पहले ही डीमंस इस वर्ल्ड को तबाह कर देंगे। तभी गॉडेस ल्यू बोलती है कि जब तक कि डीमंस पूरी तरह यहाँ अपनी जड़ ना जमा ले तब तक हमें हर मौका आजमाना होगा, हो सकता है कोई ना कोई काम आ जाए। तभी एक वैंग क्लैन की लड़की बोलती है कि ये कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है, इसलिए हमें इमोर्टल वर्ल्ड के सामने घुटने टेक देने चाहिए। इमोर्टल वर्ल्ड ने ही हेवनली एबिस को बनाया था, तो हो सकता है वो हमें बचा ले। ये सुन के वो ड्रैगन एल्डर उसका मजाक बनाने लगता है। तभी एक फेरी बोलती है कि इमोर्टल वर्ल्ड की कई सालों से कोई खबर नहीं है, इसलिए उन पे डिपेंड रहना हमारे लिए बेकार है। तभी एलेक्स बोलता है कि अगर एक बार डार्क मैटर से हमने छुटकारा पा लिया तो हेवनली एबिस फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा और डीमन से हम वैसे ही बच जाएंगे। तभी एक बुढ़ा एल्डर कहता है कि डार्क मैटर कांटेक्ट में आते ही बॉडी में फैल जाता है, अगर कोई उसे रिफाइन करेगा तो पता नहीं उसकी बॉडी के साथ क्या ही होगा। इस पे एलेक्स कहता है कि मैंने पहले एक बार डार्क मैटर डिफाइन कर रखा है, मुझ पे उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ, और आप लोग चाहो तो मैं उस डार्क मैटर का डायरेक्ट इम्पैक्ट अपनी तरफ ले लूँगा। ये सुन के ड्रैगन एल्डर कहता है कि तुमने फाइनली अपना राज खोल दिया, तुम असल में डीमंस के एक स्पाई हो और हमें जानबूझ के फॉर्मेशन के बहाने डार्क मैटर से एक्सपोज करना चाहते हो। अब एलेक्स ये सब सुनने के बाद मन में सोचता है कि इसका गुस्सा तो वैसा ही है जैसा मैंने इसके बारे में सुना था। तभी ड्रैगन एल्डर एलेक्स की तरफ अटैक करता है, तो एलेक्स भी अपना व्हील ऑफ लाइफ एंड डेथ एक्टिवेट कर लेता है और उस अटैक को नाकामयाब कर देता है। तो वो ड्रैगन एल्डर कहता है कि तुम्हारे पास कुछ स्किल्स तो है, चलो प्रॉपरली लड़ते हैं। इस पे गॉडेस ल्यू कहती है कि हमारे पास कोई सक्सेसर नहीं बचा है, अगर हमने ये मौका छोड़ दिया तो हमारा वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। ये सुन के वो सबसे पहले वाला एल्डर कहता है कि ठीक है, सबको बचाने के लिए तैयारी करते हैं और तब तक के लिए एलेक्स इसी वर्ल्ड में रहेगा ताकि हम साथ साथ कुछ भी डिस्कस कर सके। इस तरफ हम उसी डीमन को देखते हैं जिसके पास एंशिएंट आर्टिफैक्ट था। आगे हम देखते हैं एलेक्स को, जो कि अब 3000 डिवाइन वर्ल्ड के बॉर्डर लाइन फोर्ट में पहुंच चुका होता है, जहां इमोर्टल किंग वो जोंग के साथ मास्टर मॉन्क किंग और सारे एल्डर्स भी मौजूद होते हैं। एलेक्स को एल्डर्स के थ्रू बताया जाता है कि हेवनली प्रोटेक्टिंग शील्ड दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है और डीमंस की डार्क एनर्जी वो डिवाइन वर्ल्ड को ज़्यादा दिन तक नहीं बचा पाएगी। जिसके बाद मास्टर एलेक्स से कहते हैं कि वो चाहते हैं कि एलेक्स उनकी ओरिजिनल आर्टिफैक्ट को सप्रेस करने में हेल्प करे,
क्योंकि एलेक्स का कल्टीवेशन एंशिएंट इमोर्टल एरा के सारे लोगों से काफ़ी अलग और बेहतर होता है। ये सुनकर एलेक्स उन सभी के सामने 8 पोल प्योरिफिकेशन फॉर्मेशन बनाता है। ये फॉर्मेशन एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को रेजिस्ट कर सकती थी, साथ ही ये ओरिजिन आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने में हेल्प कर सकती थी। लेकिन इस फॉर्मेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए एक साथ बहुत सारी डाउ एनर्जी चाहिए थी, जिसके बाद एलेक्स मल्टीपल इमोर्टल किंग्स की पावर कंबाइन करके इस फॉर्मेशन को क्रिएट करने का प्लान करता है। सबको पता था कि इस प्लान में बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर फॉर्मेशन फेल हुई तो पूरा रिलीम डिस्ट्रॉय हो सकता था। लेकिन अगर कुछ नहीं किया गया तो डार्कनेस वैसे भी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती। मास्टर भी एलेक्स की बात से एग्री करते हैं और कहते हैं कि अगर अब उन लोगों ने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो उनकी रिलीम डिस्ट्रॉय हो जाएगी और अभी एलेक्स ही उनकी मदद कर सकता है। इसलिए जब तक उनकी रिलीम वापस से सेफ नहीं हो जाती और ओरिजिन आर्टिफैक्ट रिफाइन नहीं हो जाता, तब तक एलेक्स उन्हीं के फ्रंटियर में उनके साथ रहेगा। जिसके बाद फाइनली सब रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और एलेक्स पर भरोसा करने के लिए मान जाते हैं। लेकिन अभी भी मास्टर इस मैटर को एलेक्स के साथ और डिस्कस करना चाहते थे। एलेक्स भी बिना ज़्यादा सोचे उन्हें उसकी फोर्सेस और एनर्जी के ओरिजिन के बारे में समझाने के लिए तैयार था। लेकिन अभी भी एलेक्स के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं जिनका आंसर उसे मिलना अभी बाकी था। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम एंशिएंट सिटी में घिरे उस डार्कनेस को वापस देखते हैं, जो दिखने में काफ़ी खौफनाक लग रहा होता है और चारों तरफ से रेड स्ट्रिंग्स और ब्लड से कवर्ड होता है। डार्कनेस सिटी एम्परर रेड डीमन से आनलिंग के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो उन्हें बताता है कि आनलिंग एम्पेरियल सिटी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी उसे कोई क्लू नहीं मिला है कि एम्पेरियल सिटी कहाँ है। जिसके बाद डीमन एल्डर रेड डीमन को बताता है कि उन लोगों को आर्टिफैक्ट की मिल चुकी है और अगर एक बार उन लोगों ने उस आर्टिफैक्ट को खोल दिया तो डार्कनेस की पावर हर जगह फैल जाएगी और जो वो चाहते हैं कि हर तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस हो, वो पूरा हो जाएगा। जिसे सुनकर वू शेंग कहता है कि अगर उन्हें की मिल गई है तो उन लोगों को बिना वेट किए वो की ले आनी चाहिए। जिसके बाद वो कहता है कि वो खुद इस की को लेकर आएगा, लेकिन रेड डीमन उसे रोक देता है और उससे कहता है कि उसे आगे और भी चांसेस मिलेंगे की लेने के, इसलिए अब वो ज़्यादा चिंता ना करे। एम्परर भी वू शेंग से कहता है कि अब वो चिंता ना करे, क्योंकि अब उसे आगे और हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बार उनका फ़ायदा ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं एलेक्स और गॉडेस ल्यू चेस खेल रहे होते हैं, जहाँ एलेक्स गॉडेस ल्यू से पूछता है कि क्या वो डेस्टिनी पे भरोसा करती है और क्या उसे लगता है कि सब कुछ पहले लिखा जा चुका है जो कि बदला नहीं जा सकता। जिस पर गॉडेस ल्यू उनके वॉर को चेस के गेम के साथ कंपेयर करते हुए बोलती है कि दोनों एक जैसे ही हैं, जिसमें हर मूव बहुत मैटर करता है। तभी एलेक्स देखता है कि गॉडेस ल्यू की इंजरीज पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई होती, जिस पर वो उनसे इंजरीज के बारे में पूछता है। गॉडेस ल्यू एलेक्स से कहती है कि वो पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन डार्क एनर्जीज के कांटेक्ट में आने के कारण उनका ओरिजिन डार्क पावर से इफेक्ट हो गया है। जिसे सुनकर एलेक्स उन्हें ऑफर करता है कि वो उन्हें अपने ओरिजिनल ब्लड से ठीक कर सकता है, लेकिन गॉडेस ल्यू ये कहकर मना कर देती है कि ऐसा करने के उन्हें और भी मौके मिलेंगे और शायद आगे खुद ही इस चीज़ का सॉल्यूशन निकल जाए। गॉडेस ल्यू और एलेक्स इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ इमोर्टल किंग वो जोंग आ जाते हैं। एलेक्स वो जोंग को वहाँ देखकर खड़ा हो जाता है और वो जोंग से पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं। वो जोंग एलेक्स से कहते हैं कि फ्रंटियर में बहुत सारे लोग थे, इसलिए वो एलेक्स से खुलकर बात नहीं कर पाए, क्योंकि सबके सामने सारी चीज़ें डिस्कस नहीं की जा सकती, इसलिए वो एलेक्स से यहाँ मिलने आए हैं। वो जोंग आगे कहते हैं कि वो जानते हैं कि उन लोगों को ओरिजिन आर्टिफैक्ट को रिफाइन करना है, लेकिन इसके साथ वो लोग फॉरेन रिलीम के अटैक्स को इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए उससे बचने के लिए भी उन लोगों को कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। साथ ही वो जोंग इस बारे में गॉडेस ल्यू की भी राय जानने की कोशिश करते हैं। गॉडेस ल्यू कहती है कि फॉरेन रिलीम्स को ओरिजिन आर्टिफैक्ट के बारे में पता है तो वो लोग उन पर अटैक करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। साथ ही वो लोग ओरिजिन आर्टिफैक्ट की रिफाइनिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं।
जिसके कारण अभी उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करे और एक ऐसे बैरियर क्रिएट करे जिससे वो अपने रिलीम को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही गॉडेस लियो एलेक्स से भी पूछती है कि क्या वो इन सब के लिए रेडी है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो उनका साथ दे सके, क्योंकि इसमें एलेक्स को खुद को सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है। जिस पर एलेक्स कहता है कि वो इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। जिसके बाद हम गू क्लैन के वॉरशिप स्क्वाड को देखते हैं, जिन्हें फॉरेन रिलीम पे नज़र रखने के लिए, वहाँ की सुरक्षा के लिए और वहाँ की रीइंफोर्समेंट को देखने के लिए भेजा गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गू क्लैन के वॉरशिप स्क्वाड पर अटैक होने लगता है, जिसे देखकर एंसेस्टर गू कहते हैं कि किसकी हिम्मत हुई है 9 हेवेंस के वॉरशिप स्क्वाड पर अटैक करने की। जिस पर एक इंसान एंसेस्टर से कहता है कि उन लोगों के कम्युनिकेशन सिग्नल एंशिएंट रिलीम के साथ ब्लॉक हो चुके हैं। जिसे सुनकर एंसेस्टर गू शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये अटैक डीमंस ने ही उनके ऊपर किया है। वो लोग कुछ समझ पाते और वापस रीइंफोर्समेंट ला पाते उससे पहले ही वहाँ रेड डीमन अटैक कर देता है। गू क्लैन रेड डीमन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और दोनों क्लैन में एक तेज बैटल शुरू हो जाती है, जहाँ डीमन एक के बाद एक अटैक कर रहे थे और गू क्लैन उसको डिफेंड करते हुए अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही देर में उन लोगों को पता चल जाता है कि फॉरेन रिलीम ने एक साथ बहुत सारी जगहों पर अटैक करना शुरू कर दिया है, लेकिन सब लोग इस बात से शॉक्ड होते हैं कि फॉरेन रिलीम एक साथ इतनी सारी जगहों पर अटैक कैसे कर सकता है। लॉर्ड गी मू अभी भी वॉर में लड़ रहे होते हैं और उन्हें रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो और रीइंफोर्समेंट मंगवाने की डिमांड करते हैं। सारे जूनियर्स भी वॉर में एक साथ आकर फॉरेन रिलीम के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ फॉरेन रिलीम पूरी तैयारी के साथ आए थे और वॉरशिप क्लैन पर एक के बाद एक अटैक किए जा रहे थे। उनके अटैक्स इतने पावरफुल थे कि वॉरशिप क्लैन की रीइंफोर्समेंट भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, जिसके बाद डीमन सारे क्लैन के वॉरियर्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर लॉर्ड गी मू सबसे कहता है कि वो लोग डीमंस को ऐसे नहीं जाने दे सकते, उन्हें डीमंस को ख़त्म करना ही होगा, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, क्योंकि वो लोग डीमंस को उनके रिलीम के अंदर एंटर नहीं करने दे सकते। सारे क्लैन वॉरियर्स पहले से ज़्यादा तैयार हो जाते हैं क्योंकि डीमन आर्मी काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन तभी उन डीमंस के बीच में एक ब्लास्ट होता है, जिसके कारण डीमंस इधर उधर होने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि ये अटैक आखिर किसने किया है। तभी लॉर्ड गी मू ऊपर की तरफ देखता है, जहाँ एल्डर होंग खड़े होते हैं। उन्हें देखकर गी मू समझ जाता है कि उसके फादर एल्डर होंग ने ही उसकी जान बचाई है। एल्डर होंग गी मू को डांटते हुए कहते हैं कि वो इतने केयरलेस तरीके से उनके क्लैन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, जिसके बाद गी मू उनसे माफ़ी मांगता है, साथ ही उनका शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसकी जान बचाई। अब एल्डर होंग वॉरशिप क्लैन के साथ फाइट में शामिल हो जाते हैं और डार्कनेस सिटी एम्परर और आन लिंग पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन आन लिंग एल्डर पर पीछे से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो ट्रैप हो जाते हैं। ये देखकर डीमन क्लैन के सारे लोगों को लगता है कि वो जीत गए हैं, लेकिन तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है, जिसे देखकर आन लिंग उससे कहता है कि फाइनली वो उनके सामने आ ही गया। एलेक्स एल्डर होंग से बॉर्डर लाइन की तरफ जाके उसको डिफेंड करने के लिए कहता है और डीमन एम्परर से अकेले ही फाइट करने लगता है। दूसरे डीमंस एल्डर होंग पर भी बार बार अटैक करते हुए उन्हें बॉर्डर लाइन की तरफ जाने से रोक रहे होते हैं। वहीं एलेक्स डीमंस पर अटैक करने लगता है, जिसमें वो डीमन क्लैन की टेक्निक्स को आसानी से डिफेंड कर देता है, जिसे देखकर सारे डीमंस शॉक्ड हो जाते हैं कि उसे सारे डीमन टेक्निक्स के बारे में कैसे पता। लेकिन कुछ ही देर में इतनी इंटेंस फाइट के कारण उस एरिया में डार्कनेस का ऑरा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर लॉर्ड गी मू परेशान हो जाता है और उसे एंड करने के लिए, ताकि वो उनके रिलीम तक ना पहुंच सके, गी मू खुद को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि वो अपने लोग और रिलीम को सेफ रख सके। वो जाने से पहले एल्डर होंग की तरफ देखकर कहता है कि उसने कहा था ना कि वो उन पर बर्डन नहीं बनेगा और एक दिन उनके क्लैन के काम जरूर आएगा। अपने बेटे को अपने सामने सेक्रीफाइस करता हुआ देखकर एल्डर होंग अब गुस्से में आ जाते हैं और डीमंस के ऊपर ड्रैगन अटैक करते हैं। साथ ही एलेक्स भी उनके साथ आन लिंग पर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर आन लिंग भी थोड़ा घबरा जाता है।
जिसके बाद डार्कनेस एम्परर वहां आते हैं और फाइन ड्रैगन टेक्निक यूज करते हुए एलेक्स से कहने लगते हैं कि क्या उसे इस डीमन टेक्निक के बारे में पता है और क्या वो इसे डिफेंड कर सकता है। लेकिन तभी एलेक्स और एल्डर हाउंड साथ में मिलकर इस टेक्निक को डिफेंड करते हैं और इस टेक्निक को डार्कनेस एम्परर पर ही यूज करने लगते हैं, जिससे बचते हुए डार्कनेस एम्परर वहां से भागने लगता है। एंसेस्टर गू डार्कनेस एम्परर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने अटैक से वो एंसेस्टर गू को भी रोक देता है। जिसके बाद एंसेस्टर गू एल्डर हाउंड से कहते हैं कि वो बाकी बॉर्डर लाइन एरियाज में जाए ताकि फॉरेन रिलीम के अटैक से उन एरियाज को रोक सके, क्योंकि उन्हें फॉरेन रिलीम के मल्टीपल एरियाज में अटैक करने के प्लान को रोकना ही होगा और उनके रिलीम को प्रोटेक्ट करना ही होगा ताकि वो उनके रिलीम में एंटर ना कर पाए। कुछ ही देर में बैटल फील्ड में ब्लड रेन होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर सारे डीमंस और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये एक साइन था कि वहाँ डार्कनेस और तेजी से फैल रही है। अगले सीन में हम देखते हैं गॉडेस ल्यू को, जो अपने पैलेस के अंदर मेडिटेट करते हुए खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रही थी और अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। आगे हम देखते हैं रिलीम के सारे एल्डर्स और वॉरियर्स को, जो कि रिलीम को बचाने के लिए डीमन एम्परर से नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे, जहां डीमन एम्परर सारे एल्डर से कहता है कि एंशिएंट रिलीम पे अगले 500 ईयर डीमन क्लैन का कंट्रोल होगा, जिसके बाद वो लोग उस रिलीम को वापस एल्डर्स को दे देंगे, लेकिन तब तक उस रिलीम को डीमंस ही कंट्रोल करेंगे और वहाँ के लोगों को वही रूल करेंगे। जिसे सुनकर एल्डर कहते हैं कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से अगले 500 ईयर्स में उनका रिलीम खत्म हो जाएगा और वहाँ के लोग भी नहीं बचेंगे, तो वो लोग किसके लिए वापस आएंगे। इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग डीमंस की इस कंडीशन को रिजेक्ट कर देते हैं। जिसके बाद डीमन एम्परर एल्डर्स को फोर्स करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग फॉरेन रिलीम ज्वाइन कर ले, लेकिन वो लोग इसके लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं होते। जिसके बाद डीमन एम्परर कहते हैं कि इस डिसीजन का नतीजा सारे एल्डर्स को झेलना होगा। डीमंस के वहां से जाने के बाद फेरी याओ वहां पर आती है, जो सबसे कहती है कि उसके मास्टर ने सीक्रेट रिलीम में एक जगह ढूंढ रखी है जहां वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए भेज सकते हैं। वो जगह सेफ है और वहां लोगों को कुछ नहीं होगा। सब लोग फेरी याओ को वहां देखकर ये सोच रहे होते हैं कि ये कौन है और उनकी मदद क्यों कर रही है, जिस पर फेरी याओ सबको बताती है कि उनकी मास्टर भी फॉरेन रिलीम से लड़ते हुए एक बैटल में मर गई थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने उनसे कहा था कि उन्हें एंशिएंट रिलीम की रक्षा के लिए वहां जाना होगा, क्योंकि अगर एंशिएंट रिलीम खत्म हो गया तो फॉरेन रिलीम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, जिसके कारण सब जगह डार्कनेस का ही डोमिनेंस होगा और वो ऐसा नहीं चाहती। इसलिए एंशिएंट रिलीम को कुछ भी करके फेरी याओ को जिताना ही होगा। जिसके बाद फेरी याओ एंशिएंट रिलीम आ जाती है ताकि वो फॉरेन रिलीम के अगेंस्ट एंशिएंट रिलीम को जिताने में एल्डर्स की मदद कर सके। जिसके बाद सीनियर वू जोंग सबसे कहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो फॉरेन रिलीम उन पर दोबारा अटैक कर देगा, क्योंकि उन लोगों को एंशिएंट रिलीम पर कंट्रोल चाहिए और वो लोग कुछ भी करके उसे लेने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसके लिए उन्हें तैयार रहना होगा। सीनियर वू जोंग सबसे कहते हैं कि डीमंस को रोकने के लिए उन्हें ग्रेट वॉल का फॉर्मेशन करना चाहिए, ताकि उन्हें बैटल के लिए तैयारी करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। जिसके बाद गॉडेस ल्यू प्लान करती है कि वो डीमन क्लैन पर एक सरप्राइज अटैक करेगी, जिसके बाद एलेक्स उन पर एरियल फॉर्मेशन बनाकर अटैक करेगा, जिससे वो लोग डीमंस को एक साथ खत्म कर देंगे। इस बैटल में गॉडेस ल्यू बहुत सारे एल्डर्स और वॉरियर्स से भी हेल्प मांगती है ताकि वो लोग बैटल में जाकर एंशिएंट रिलीम को प्रोटेक्ट करने में उनकी मदद कर सके। गॉडेस ल्यू अपने साथ मोंग किंग, गी युआन, यू लैन, जूनियर वॉरियर, जिन मिंग, इमोर्टल सिटी किंग और यू तियान जिंग को चलने के लिए बोलती है, ताकि वो लोग 8 प्योरिफिकेशन पीपल फॉर्मेशन बनाने में उनकी हेल्प कर सके। ये सब देखकर वैंग फैमिली हेड और जिन फैमिली हेड को लगता है कि एंशिएंट रिलीम के सारे वॉरियर्स बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहे हैं, इसलिए वो दोनों वहां से चले जाते हैं। गॉडेस ल्यू सारे एल्डर्स और वॉरियर्स को एड्रेस करते हुए बोलती है कि उन्हें पता है कि डीमन से लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और वो लोग नहीं जानते कि इस बैटल का एंड कैसा होगा और क्या वो लोग बच भी पाएंगे कि नहीं।
लेकिन उन लोगों को अपने रिलीम और वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस बैटल में उतरना ही पड़ेगा और डीमंस को उनके रिलीम को कंट्रोल करने से रोकना ही होगा, चाहे इसमें उनकी जान ही क्यों न चली जाए। ये सब सुनकर वॉरियर्स भी काफी मोटिवेटेड फील कर रहे थे। जिसके बाद एलेक्स और गॉडेस ल्यू सभी लोगों के साथ बैटल की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ युन, जियांग और फेरी मैडन आ जाते हैं, जो गॉडेस ल्यू से कहते हैं कि वो उन्हें भी उनके साथ बैटल में ले चले। लेकिन गॉडेस ल्यू उन्हें मना करते हुए कहती है कि वो लोग उनकी लास्ट होप है और उन्हें ही अब एंशिएंट रिलीम में रहकर उसे प्रोटेक्ट करना होगा और सारे वॉरियर्स के जाने के बाद एंशिएंट रिलीम के लोगों का ध्यान रखना होगा। वही एलेक्स अपने पास से बोन इंस्क्रिप्शन निकालकर फीनिक्स मैडन को देता है और उससे कहता है कि वो इसे संभाल कर रखे क्योंकि आगे उसे इसकी जरूरत पड़ सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं डीमन क्लैन के एल्डर को, जो बता रहे होते हैं कि उनके डीमन क्लैन का क्रिएशन ही ओरिजिन आर्टिफैक्ट से हुआ है और अब वो इसी की के लिए खुद को भी उनके डाइटी के सामने सेक्रीफाइस कर सकते हैं। इसके साथ ही एल्डर खुद को सेक्रीफाइस करने का रिचुअल शुरू कर देते हैं। इस रिचुअल के कंप्लीट होते ही डीमन क्लैन के एल्डर में पहले से बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है और उनके आसपास से बहुत सारी पावरफुल रेड ब्लेज निकलने लगती है। जिसके बाद एल्डर कहते हैं कि अब वो ग्रेट सेक्रीफाइस के लिए तैयार है और अब उन्हें एंशिएंट रिलीम से बैटल करने की तरफ निकलना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीनियर वू जोंग और मेंग तियानजी पर, जहां वो दोनों एंशिएंट डोर के बारे में बात कर रहे होते हैं और सीनियर वू जोंग उसमें से डार्क एनर्जी को निकलने के लिए अपनी पावर्स का यूज करते हैं। जिसके बाद चारों तरफ गोल्डन रेस फैल जाती है और फॉरेन रिलीम की आर्मी भी पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। जिसके बाद सीनियर वू जोंग और मेंग तियानजी अपने वॉरियर के साथ डीमन क्लैन से लड़ने लगते हैं। एलेक्स और गॉडेस ल्यू भी बैटलफील्ड में आकर फॉर्मेशन के लिए पोजीशन ले लेते हैं। एलेक्स फॉरेन रिलीम के डेप्थ में पहुंच जाता है। वहीं सीनियर वू जोंग और मेंग तियानजी बेल को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे डीमन से लड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ अपने बेटे को खोने के बाद भी एल्डर हॉन्ग अभी भी बैटल में डटकर डीमंस का सामना कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद डीमंस का सामना करते हुए एलेक्स और गॉडेस ल्यू डीमन क्लैन के एल्डर के सामने पहुंच जाते हैं। एल्डर उन दोनों को वहां देखकर उनसे कहते हैं कि वो उन्हीं का इंतजार कर रहे थे और फाइनली वो उनके सामने आ ही गए। एल्डर से जो वाइब्रेशंस निकल रही थी उसे देखकर एलेक्स समझ जाता है कि उनकी एनर्जी नेचुरल कल्टीवेशन से नहीं आई है, बल्कि उन्होंने किसी डार्क मैटर की हेल्प ली है, जिसके कारण उनमें से बहुत अनयूजुअल एनर्जी ब्लेज निकल रही थी। एंशिएंट रिलीम वॉरियर मॉन्ग किंग और यू लैन भी डीमन से फाइट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मेंग तियानजी भी फाइट करते हुए सेंस कर पा रहे थे कि पूरे जगह डार्क एनर्जी मैटर फैल गया है, जिसका सोर्स फॉरेन रिलीम के डेप्थ में है, जहां डीमन क्लैन का एल्डर मौजूद होता है और ये डार्क मैटर उसी में से निकल रहा होता है। वहीं एलेक्स और गॉडेस ल्यू भी डार्क मैटर से पूरी तरीके से घिर जाते हैं और उनके चारों तरफ भी अंधेरा छा जाता है। जिसके बाद डीमन क्लैन का एल्डर उनसे कहता है कि अब डीमन क्लैन का ग्रेट सेक्रीफाइस जल्द ही शुरू होने वाला है, जिससे वो सारे लोगों का इल्यूजन तोड़ देंगे और एंशिएंट रिलीम को खत्म करके ये साबित कर देंगे कि एंशिएंट रिलीम रियल ट्रुथ नहीं है, बल्कि उनका इल्यूजन है। ये कहकर डीमन क्लैन का एल्डर डार्क मैटर को रिलीज करने लगता है। ये देखकर एलेक्स और गॉडेस ल्यू साथ मिलकर रेजोनेंस ऑफ पास्ट प्रेजेंट विलो डाइटीज अटैक करते हैं, जिसके कारण वो डार्क मैटर धीरे धीरे कम होने लगता है और इस अटैक से सारी जगह गोल्डन लाइट फैल जाती है, जिसे देखकर डीमन क्लैन का एल्डर भी शॉक्ड हो जाता है कि इतनी जल्दी इतनी पावरफुल डार्क मैटर की एनर्जी को एलेक्स और गॉडेस ल्यू ने मिलकर कैसे खत्म कर दिया। जिसके बाद एल्डर उन दोनों से कहता है कि वो लोग ऑर्डिनरी वॉरियर्स की तरह नहीं हैं, बल्कि बहुत स्पेशल है और उनके पास सारे वॉरियर से अलग पावर्स है। बल्कि डार्क मैटर खत्म करना तो क्या, वो लोग फॉरेन रिलीम के डेप्थ में भी कभी एंटर नहीं कर पाते। जिसके बाद एलेक्स और गॉडेस ल्यू एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे को अटैक करने का इशारा करते हैं। जिसके बाद एलेक्स एल्डर पर लाइटनिंग अटैक कर देता है, जिसके तुरंत बाद गॉडेस ल्यू ने भी एल्डर के ऊपर एरो अटैक कर दिया। डीमन क्लैन के एल्डर उन दोनों के अटैक से खुद को डिफेंड करते हैं। जिसके बाद एल्डर रेड एनर्जी अटैक करते हैं। एलेक्स और एल्डर दोनों का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है, जिस एक्सप्लोजन में एलेक्स की नज़र ओरिजिन आर्टिफैक्ट पर पड़ती है, जिसे देखकर एलेक्स उसकी तरफ जाने लगता है ताकि वो उसे कैप्चर कर सके। लेकिन एलेक्स के उसके पास जाते ही उस आर्टिफैक्ट में मूवमेंट शुरू हो जाती है,
जिसे देखकर डीमन क्लैन के एल्डर समझ जाते हैं कि उस आर्टिफैक्ट की एलेक्स ही है और वो एलेक्स से कहते हैं कि उन्हें एलेक्स से बात करनी है और उनके ऐसा कहते ही वहाँ न्यू वर्ल्ड बैरियर का गेट खुल जाता है और एलेक्स उसमें गिरने लगता है। एलेक्स खुद को उस बैरियर में से निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो जितनी कोशिश करता है उतना उस बैरियर में गिरता जा रहा था। साथ ही गॉडेस ल्यू भी एलेक्स को बचाने के लिए उस बैरियर की तरफ बढ़ती है, लेकिन तब तक डीमन क्लैन के एल्डर ने न्यू वर्ल्ड बैरियर का गेट क्लोज कर दिया था। जिसके बाद गॉडेस ल्यू एलेक्स को बचाने के लिए कॉन्टिन्यूसली एल्डर पर अटैक करने लगती है, लेकिन उन अटैक्स को इजीली डिफेंड करते हुए एल्डर गॉडेस ल्यू से कहते हैं कि हम दोनों जानते हैं कि गॉडेस ल्यू के अटैक्स का उस पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो अपनी एनर्जी वेस्ट ना करे। एल्डर गॉडेस ल्यू को अपने साथ चेस खेलने के लिए कहता है और उससे कहता है कि उस फॉरेन रिलीम के कुछ रूल्स हैं और अगर वो और एलेक्स यहाँ आए हैं तो उन्हें उस रिलीम के रूल्स फॉलो करने होंगे और शांति से उनके साथ चेस खेलने के लिए मानना होगा। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स उस वर्ल्ड बैरियर से होकर ब्लड सेक्रीफाइस रिफाइनिंग ग्राउंड पर पहुंच जाता है, जहां हर तरफ ब्लड ही ब्लड था और ये वही जगह थी जहां ग्रेट सेक्रीफाइस की तैयारी की जा रही थी। एलेक्स भी देखकर हैरान हो जाता है कि एंशंट एरा में भी इतनी अनयूजुअल पावर वाली जगह कैसे प्रेजेंट थी, जहां एक अजीब किस्म का ऑरा गैदर था। एलेक्स को सेंस हो जाता है कि वो उस जगह अकेला नहीं है, बल्कि इतना डार्क ऑरा शायद यूतो का ही है। एलेक्स ये सब सोच ही रहा होता है कि यूतो उसके सामने आ जाता है, लेकिन वो एनर्जी फॉर्म में होता है, जिसके कारण एलेक्स उसे देख नहीं पाता। जिसके बाद वो एलेक्स से कहता है कि उसने बहुत सारे लोगों का सेक्रीफाइस उसी ग्राउंड पर किया है और भले ही एलेक्स वहां पहुंच गया हो, लेकिन उसके दूसरे साथियों का वहां पहुंचना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बैटलफील्ड में दूसरी तरफ एल्डर होंग कॉन्टिन्यूसली डीमन एम्परर यूतियान से फाइट कर रहे होते हैं। यूतियान एल्डर होंग से कहता है कि वो उसे भी उसके बेटे लॉर्ड गीमू की तरह मार देगा। ये सुनकर एल्डर होंग और भी ज्यादा गुस्से से यूतियान पर अटैक करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गॉडेस ल्यू और डीमन क्लैन के एल्डर के बीच चेस का गेम स्टार्ट हो जाता है, जिसे खेलते हुए एल्डर गॉडेस ल्यू से कहता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो ग्रेट सेक्रीफाइस को रोक नहीं सकती, क्योंकि एंशिएंट रिलीम भी अब उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा। एंशिएंट रिलीम का फाइन ड्रैगन की एनर्जी भी काफी ड्रेन्ड हो चुकी होती है और सारे इमोर्टल्स किंग भी फाइट के कारण काफी वीक हो चुके होते हैं। ये सब सुनकर गॉडेस ल्यू एल्डर से कहती है कि वो जानती है कि एल्डर उसको सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्हें ऐसा करना होता तो वो बहुत पहले ही कर चुके होते। वो गॉडेस ल्यू को यूज करना चाहते हैं ताकि उन्हें एम्परर रिलीम का पता मिल सके, ताकि गॉडेस ल्यू उसके लिए उस रिलीम में जा सके, जिसके कारण वो एल्डर किंग से सारी डार्क एनर्जी मैटर का एम्परर बन सके। गॉडेस ल्यू की बातें सुनकर एल्डर उससे कहता है कि वो काफी इंटेलिजेंट है कि उसने सब चीजों का पता खुद ही लगा लिया, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब जानकर भी गॉडेस ल्यू कुछ नहीं कर पाएगी। जिसके बाद एल्डर उससे कहते हैं कि वो दोनों एक जैसे हैं, दोनों अपने लेवल और कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। जिस पर गॉडेस ल्यू डीमन क्लैन के एल्डर से कहती है कि वो दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि एल्डर सबको सेक्रीफाइस कर रहा है सिर्फ अपने फायदे के लिए, बिना किसी और के बारे में सोचे। लेकिन गॉडेस ल्यू उसकी तरह नहीं है, वो लोगों को प्रोटेक्ट करती है, ना कि सेक्रीफाइस। दूसरी तरफ एलेक्स को उस एनर्जी ने एक केज स्पॉट में ट्रैप कर लिया होता है और एलेक्स पर कॉन्टिन्यूसली अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स काफी कमजोर हो जाता है। जिसके बाद वो उस एनर्जी से कहता है कि वो खुद को रिवील करे और उसके सामने आए, लेकिन वो एनर्जी ऐसा करने से मना कर देती है। जिसके बाद वो एनर्जी एलेक्स से कहती है कि वो एलेक्स को सिर्फ ओरिजिन आर्टिफैक्ट के की की तरह यूज करना चाहती है। जिसके बाद एलेक्स का क्या करना है वो फॉरेन रिलीम के लोग देख लेंगे, और अगर ऐसा करने में एलेक्स ने उनकी मदद नहीं की तो वो एनर्जी एलेक्स का नामो निशान सारे एरा में से मिटा देगी। सीन शिफ्ट होता है बैटलफील्ड की तरफ, जहां सीनियर वू जोंग और मिंग तियानजी डीमन से फाइट कर रहे होते हैं। सीनियर वू जोंग कहता है
कि उन लोगों को कोई भी मैसेज या सिग्नल नहीं मिला है, जिस पर मेंग तियानजी उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, उनके सारे वॉरियर्स जीत कर ही आएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं एलेक्स की स्पिरिचुअल बॉडी को, जो उस एनर्जी से कहता है कि वो कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन वो एलेक्स को की तरह यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस एरा में उसकी ओरिजिनल बॉडी प्रेजेंट ही नहीं है और उसके पास बहुत लिमिटेड पावर्स है। दूसरी तरफ गॉडेस ल्यू भी खुद को डीमन क्लैन के एल्डर के अटैक से डिफेंड करने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन एल्डर उससे कहते हैं कि वो कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन वो उस जगह से एस्केप नहीं कर सकती, क्योंकि उनके डार्क मैटर की एनर्जी रिलीम के पूरे डेप्थ में फैली हुई है। जिसके बाद एलेक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके स्वॉर्डलेस फॉर्मेशन बनाकर उस डेमोनिक एनर्जी पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वो डेमोनिक एनर्जी सप्रेस होने लगती है। जिसके बाद एलेक्स कॉन्टिन्यूअस अटैक करते हुए वर्ल्ड बैरियर को तोड़कर बाहर निकल जाता है और ओरिजिन आर्टिफैक्ट के अराउंड 8 प्योरिफिकेशन आई फॉर्मेशन करके उससे रिफाइन कर देता है। जिसके बाद एलेक्स गॉडेस ल्यू से उस ओरिजिन आर्टिफैक्ट को एंशिएंट रिलीम की तरफ ले जाने के लिए कहता है, जिससे वो हेवनली डिस्क को रिपेयर कर सकते। जिसके बाद गॉडेस ल्यू ओरिजिन आर्टिफैक्ट को लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन फॉरेन रिलीम के बहुत सारे वॉरियर्स उसे रोकने लगते हैं और गॉडेस ल्यू पर कॉन्टिन्यूसली अटैक करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद डीमन एम्परर हंसते हुए एलेक्स और गॉडेस ल्यू के सामने आ जाता है और उनसे कहने लगता है कि हेवनली डिस्क पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब वो लोग उसे ओरिजिन आर्टिफैक्ट की मदद से भी ठीक नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो लोग ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट को फॉरेन रिलीम को वापस कर दे। अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो वो उनके रिलीम के सारे लोगों को मार देगा। जिसके बाद डीमन एम्परर ल्यू पर उस ओरिजिन आर्टिफैक्ट को लेने के लिए अटैक करता है, लेकिन एलेक्स बीच में आकर उस अटैक को रोक देता है। जिसके बाद गॉडेस ल्यू डिसाइड करती है कि वो अपनी बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके और अपनी बॉडी को ही मीडियम बनाकर हेवनली डिस्क को रिपेयर करेगी। ये देखकर डीमन एम्परर गॉडेस ल्यू से कहता है कि वो अकेले कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगी। ये कहकर वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि वो गॉडेस ल्यू के ऊपर अटैक कर दे। तभी वहाँ ट्रू इमोर्टल जुआंग गुई भी आ जाते हैं। साथ ही सारे मास्टर्स डीमन एम्परर के सामने आ जाते हैं और गॉडेस ल्यू से कहते हैं कि वो सिर्फ हेवनली डिस्क को रिपेयर करने पर फोकस करे, बाकी डीमंस को वो लोग संभाल लेंगे, क्योंकि वो लोग अभी इतने वीक भी नहीं हैं कि साथ मिलकर उन लोगों के अटैक्स को डिफेंड न कर सके। जिसके बाद अल्टीमेट बैटल शुरू हो जाती है, जिसमें सभी मास्टर्स साथ में डीमन क्लैन के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, क्योंकि इस बार उन्हें कुछ भी करके अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना ही होगा। वहीं एलेक्स और गॉडेस ल्यू एस्केप करने का रूट ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने ग्रेट डीमन एम्परर आ जाता है, जिसे देखकर एलेक्स गॉडेस ल्यू से कहता है कि उन लोगों को अपना रूट चेंज करना होगा। जिसे सुनकर वो ग्रेट डीमन उनसे कहता है कि वो लोग किसी भी रूट पे चले जाए, वो उन्हें फॉलो करते हुए उनके पीछे आ ही जाएगा। जिसके बाद वो डीमन कॉन्टिन्यूसली एलेक्स और गॉडेस ल्यू पर अटैक करने लगता है। एलेक्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी ये देखकर हैरान था कि उसमें इतनी ज़्यादा डार्क एनर्जी कैसे है। कॉन्टिन्यूसली अटैक्स की वजह से एलेक्स का खून निकलने लगता है, जिसे देखकर वो ग्रेट डीमन कहता है कि ये उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना एलेक्स का और बाकी लोगों का खून निकलेगा वो उतना पावरफुल होता जाएगा। ये कहकर ग्रेट डीमन एंशिएंट रिलीम के दूसरे इमोर्टल किंग पर अटैक करने लगता है और उनके ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था। इतने में ही गॉडेस ल्यू की बॉडी में विलो डाइटी फॉर्म ले लेती है और वो वहां आकर कहती है कि उनका ट्रू फॉर्म अभी भी हेवनली डिस्क के रिलीम में है, लेकिन वो गॉडेस ल्यू के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से आई है ताकि वो डीमन क्लैन को खत्म कर सके। ये कहकर वो और एलेक्स एक साथ ग्रेट डीमन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ब्लड एब्जॉर्ब करके ग्रेट डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। इसलिए एलेक्स और विलो डाइटी के हर अटैक के बाद वो खुद को रिवाइव कर लेता है। जिसके बाद वो गॉडेस ल्यू और एलेक्स से कहता है कि वो लोग अब अपने सामने लोगों को मरते हुए देखेंगे और देखेंगे कि ये दुनिया कैसे खत्म होती है। जिसके बाद
वो अपने सारे वॉरियर्स को ऑर्डर देता है कि वो लोग अटैक करें, जिसके बाद सीनियर वुजोंग भी एंशिएंट रिलीम के लोगों पर ही अटैक करने लगते हैं, जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं कि उन्हीं के क्लैन के इंसान ने उन्हें धोखा दिया है। ये देखकर मिंग तियानजी भी उससे कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और उसने अपने ही क्लैन को धोखा क्यों दिया, जिस पर सीनियर वुजोंग कहता है कि यहाँ सब अपने फायदे का सोचते हैं और वो भी यही कर रहा है। जिसके बाद गॉडेस लियू उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि सब धोखेबाज हैं। गॉडेस लियू भी अपने एम्परर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी और डीमन क्लैन का एल्डर भी अब ग्रेट डीमन एम्परर बन चुका था। जिसके बाद वो गॉडेस लियू से कहता है कि उसने कहा था वो दोनों सेम नहीं हैं, लेकिन अब वो दोनों एम्परर में इवॉल्व हो चुके हैं और उनकी पावर्स भी सेम है। जिसे सुनकर गॉडेस लियू से कहती है कि अभी भी वो लोग सेम नहीं हैं, क्योंकि अभी भी वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रही है और ग्रेट डीमन एम्परर सब खत्म करने के लिए। एलेक्स के घायल होने के बाद और उनके रिलीम के लोगों के इतने सेक्रीफाइस के बाद गॉडेस लियू को लगता है कि उनका रिलीम हार गया और वो याद करती है उस वक्त को जब वो एलेक्स के साथ चेस खेल रही थी और एलेक्स के ये पूछने पर कि अगर बैटल में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो वो क्या करेगी। गॉडेस लियू कहती है कि वो खुद को खत्म कर देगी, लेकिन कभी भी डीमन क्लैन को सेक्रीफाइस नहीं करने देगी। जिसके बाद गॉडेस लियू खुद को खत्म करने के लिए और वापस रीजनरेशन करने के लिए निर्वाणा आर्ट परफॉर्म करती है, जिससे वो और उसके साथ उसके रिलीम के सभी लोग रिक्रिएशन के फॉर्म में आ जाते हैं। ग्रेट डीमन गॉडेस लियू को रोकने की कोशिश करता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन गॉडेस लियू अपनी पूरी फोर्स लगा देती है, लेकिन खुद को डीमन क्लैन को सरेंडर नहीं करती। जिसके बाद एलेक्स का ट्रू फॉर्म वहां आ जाता है, जिसे देखकर ग्रेट डीमन भी शॉक्ड हो जाता है। एलेक्स उससे कहता है कि उसे क्या लगा कि एलेक्स टाइम और स्पेस में ट्रैप्ड है, तो वो कभी भी अपने रियल फॉर्म में वहां नहीं आ सकता, लेकिन उसने ऐसा कर दिखाया है। जिसके बाद एलेक्स और गॉडेस लियू एक साथ ग्रेट डीमन पर अटैक करते हैं और उसे स्पेस में ट्रैप कर देते हैं। ग्रेट डीमन एम्परर जाते हुए कहता है कि वो वापस ज़रूर आएगा और भले ही उसे और ज़्यादा लोगों का सेक्रीफाइस करना पड़े वो करेगा, लेकिन अपना रिलीम वापस एस्टेब्लिश करके रहेगा और एंशिएंट रिलीम का कंट्रोल लेकर रहेगा। जिसके बाद सारे डीमंस गायब हो जाते हैं और बैटल फाइनली ख़त्म हो चुकी होती है। एलेक्स गॉडेस लियू के पास आता है और उससे कहता है कि वो विश करेगा कि वो लोग वापस फिर मिले, जिस पर गॉडेस लियू उससे एक लीव देते हुए कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो गॉडेस लियू को लास्ट टाइम देख रहा है। ये कहकर गॉडेस लियू वहाँ से गायब हो जाती है और एलेक्स भी अपने एरा में वापस आ जाता है। जिसके बाद एलेक्स एंशिएंट रिलीम की तरफ देखकर कहता है कि उसे भरोसा है कि वो किसी टाइम एंड स्पेस में दोबारा ज़रूर मिलेंगे। सीन शिफ्ट होता है और काफ़ी साल गुजर चुके होते हैं। हम एक बच्चे को देखते हैं जो एक ट्री पर बैठकर अपने फ्रेंड से सीड शेयर करने की बात कर रहा होता है। ये वही ट्री होता है जहां गॉडेस लियू ने निर्वाणा आर्ट की मदद से रीजनरेशन किया होता है और उसके कुछ ही देर के बाद हम गॉडेस लियू की सोल को उस ट्री के पास देखते हैं और इसी के साथ एलेक्स, गॉडेस लियू और एंशिएंट रिलीम को डीमन क्लैन से बचाने की ये कहानी खत्म होती है।